ये यंगस्टर्स यंगस्टर्स के क्या बात है। यंगस्टर्स पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, म्यूज़िक को इतना नहीं करना क्योंकि मतलब हम Yeah, it's your boy. I guess we're back at it. साल 2009 कराची के इलाके सदर के एक छोटे से ढाबे पर कुछ नौजवान बैठे हैं, मगर एक चीज जो इन सब में मुश्तरका है वो है हिप हॉप म्यूजिक की चाह। एक पतला दुबला लंबे बालों वाला लड़का इन सबको मुख्तलिफ मशवरे देता है। चाय की प्यालियां खाली होती हैं और ये नौजवानों का ग्रुप वहां से चल देता है। एक जगह दोबारा जमा होते हैं। यहाँ एक के बाद एक लड़का अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करता है। वो लड़का जो इन सबको जाहिरी तौर पर लीड कर रहा था, इनके म्यूजिक से ज्यादा इंस्पायर नहीं होता। उसी लम्हे इसका एक दोस्त इसे एक नए लड़के से मिलवाता है जो अपना तारुफ तलहा अंजुम कहकर करवाता है। ये लंबे बाल वाला शख्स अपना नाम बताता है, यानी उमर खान उर्फ जोखे, और वो तीसरा नौजवान जो इन दोनों को मिलवाता है उसका नाम था तलहा यूनुस। कोई नहीं जानता था कि इन तीनों की ये रैंडम सी मुलाकात इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी बन जाएगी कि आज हर नौजवान ना सिर्फ इनके रैप सॉन्ग सुनेगा बल्कि इन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह फॉलो भी करेगा। आज हम आपको एक सफर पर लेकर चलते हैं, दो ऐसे नौजवानों की जिंदगियों का सफर जिन्हें आज हम यंगस्टर्स के नाम से जानते हैं। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। साल 2009 कराची के आर्मी पब्लिक स्कूल की क्लास। यूनुस और अंजुम कुछ पॉपुलर इंग्लिश रैपर्स के गानों को मिमिक कर रहे हैं। शुरू से ही इनके अजाइम बहुत ज्यादा बुलंद थे। तलहा यूनुस जो कि उस वक्त भी रैप बार्स को काफी अच्छे से समझते थे, और वहीं तलहा अंजुम उर्दू पोइट्री और खास तौर पर फैज और जॉन एलिया जैसे लेजेंड्स को फॉलो किया करते थे। यही नहीं बल्कि रैप को लेकर इनका पैशन एक जुनून की हद तक था, और इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उस वक्त जहाँ यूनुस अपनी स्कूल की नोटबुक्स में रैप बार्स लिखते थे, वहीं अंजुम अपनी कॉपियों को उर्दू शायरी से भर दिया करते थे। इसी के पेश नजर एक रोज इनकी क्लास टीचर इन दोनों के बैग्स चेक करने का कहती हैं। इन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और इनके बैग्स को खाली किया जाता है। इनकी नोटबुक्स और कॉपीज को चेक करने के लिए उठाया गया ये कदम यूनुस और अंजुम के स्कूल की तमाम ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरे ही स्कूल के स्टूडेंट्स को भी हैरानी में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जहां अंजुम के बैग से कुछ सिगरेट्स बरामद होती हैं, वहीं यूनुस के बैग से कुछ नशा आवर चीजें भी मिलती हैं। इसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और इन दोनों ही को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बात पर जहां यूनुस के फादर बाकायदा इनकी मार लगाते हैं, वहीं अंजुम की मदर उन पर मजीद पाबंदियां आयद कर देती हैं। अंजुम ने अपनी जिंदगी में एक बाप की कमी को हमेशा से ही शिद्दत से महसूस किया, और यही वो वजह है कि अंजुम ने शायरी शुरू कर दी, जो कि उस वक्त भी चाहे इतने पॉपुलर ना हो, लेकिन म्यूजिक का शौक रखने वाले काफी रैपर्स के लिए एक मेंटोर का किरदार अदा कर रहे थे। साल 2009 एक बार फिर से जोखे अंजुम से मिलते हैं, और इस बार अंजुम और यूनुस उन्हें कुछ हिप हॉप सैंपल भी सुनाते हैं ताकि जोखे उनके लिए हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकें। अंजुम जोखे को स्नूप डॉग और एमिनेम जैसे रैपर्स के गाने सुनाते हैं। जोखे आखिरकार अंजुम की बात मान लेते हैं और ये अपने पहले गाने की तैयारी शुरू करते हैं। इस तरह से जोखे यंगस्टर्स के फाउंडिंग मेंबर बनते हैं। जोखे शुरू में तो यंगस्टर्स के इंग्लिश रैप सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें उन्हें इतनी खास पजीराई नहीं मिलती, लेकिन फिर अंजुम और यूनुस उस टाइम पाकिस्तान में और खास तौर पर कराची में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखकर अपने गानों में सोशल इश्यूज को उठाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान मैच फिक्सिंग स्कैंडल और बॉलर मोहम्मद आसिफ पर बनाया गया ट्रैक क्यों खेला तूने जुआ। मगर कुछ तो कमी है, ये बात कहते हुए जोखे निकल जाते हैं कराची की सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट।
अपने जमा किए हुए पैसों में से 400 रुपए का एक लोकल सा माइक खरीद कर लाते हैं। आखिरकार रिकॉर्डिंग सेशन शुरू किया जाता है। जोखे अपने कंप्यूटर पर बैठे छोटे साइज के 2 स्पीकर्स में साउंड को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें से एक स्पीकर खराब है और एक ही चल रहा है। जोखे अचानक म्यूजिक रोक देते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ ग्लिच को महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि माइक फिल्टर की अब भी कमी है। लेकिन उस वक्त इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक नया माइक फिल्टर खरीद सके। जोखे माइक के ऊपर एक चादर लगाते हैं, साउंड चेक करते हैं, लेकिन अब भी कुछ कमी थी। आखिरकार एक जाली नुमा टोपी जोखे माइक पर लगाते हैं। पूरा ट्रैक ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाता है और क्योंकि उस टाइम YouTube बैन था, ये ट्रैक साउंड क्लाउड और रिवर्ब नेशन पर ऑफिशियली रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के 12 घंटे के अंदर ही ये ट्रैक 20,000 लिसनर्स तक पहुंच जाता है और इस गाने का नाम था बर्गरे कराची। KGS South Show, Beacon House Mixer, एक से एक बड़ा है बड़ा बड़ा बर्गर। I don't like this and I don't like that. यंगस्टर्स को ये अचीवमेंट एक बहुत ही बड़ी कामयाबी लगती है। कराची के हालात को देखते हुए ये दोनों, जो खुद को स्टूडियो गैंगस्टर और ओरिजिनल गैंगस्टर क्लेम करते थे, अपने बैक टू बैक रॉ किस्म के गाने जोखे की प्रोडक्शन के साथ बनाना शुरू कर देते हैं। कराची का वो दौर जब यहाँ पॉलिटिकल गैंग्स, माफियाज और मिलिटेंट्स का राज था, उस दौर में रूह की चीखें निकाल देने वाली सच्चाइयां गानों की शक्ल में आवाम के कानों तक पहुंचाई जाती हैं। नशे की बात हो, पॉलिटिकल क्राइम हो या भत्ताखोरी, हर चीज ही अब यंगस्टर्स के लिरिक्स के शिकंजे में आ चुकी थी। जोखे अपना म्यूजिक दुनिया को सुनवाना चाहते थे और अब जब वो बाहर निकलते तो हर पान के केबिन और हर होटल से जोखे के म्यूजिक की आवाज सुनाई देती और जोखे वहां से मुस्कुराकर चल देते। और फिर इस उभरते हुए सूरज को मानो जैसे एक गिरहन लगा। साल 2013 ये यंगस्टर्स की जिंदगी का एक डार्क फेज था, क्योंकि एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूनुस और अंजुम अलग हो गए। अब शुरू हुआ एक सोलो ट्रैक्स का सिलसिला, जहां अंजुम और यूनुस ने तकरीबन 1 साल तक सोलो ट्रैक्स ही रिलीज किए, लेकिन ये दोनों अलग रहकर इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि इनके फैंस के साथ साथ इन्होंने खुद भी महसूस किया। दिसंबर 2013 की एक निहायत ही सर्द रात, टाइम है 12:30 बजे का और चारों तरफ एक खामोशी है। अंजुम बहुत ही अफसुर्दा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे हैं। वो अपने पिछले सालों में हासिल की गई शोहरत का अंदाजा लगाते हैं और तलहा यूनुस की याद में अश्कबार हो जाते हैं। कलम उठाते हैं और कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि फजर की अजानों के साथ चिड़ियों की चहचहाहट भी शुरू हो जाती है। दूसरे दिन अंजुम जोखे से एक और मुलाकात करते हैं और उन्हें यूनुस से वापस मिलवाने का कहते हैं। जोखे कहते हैं कि उनका यूनुस के लिए लिखा गया ये गाना ही उनके वापस से मिलने की वजह भी बन सकता है, और इसी सोच के साथ जोखे इस गाने को खुद प्रोड्यूस करते हैं और इस गाने का नाम था कसूरवार। मैंने तेरे दिल को तोड़ा तो हुआ मैं कसूरवार। दोनों तलहा एक बार फिर से रीयूनाइट हो गए और जोखे ने इनका एक फुल फ्लैज एल्बम यानी रीबर्थ प्रोड्यूस किया। वैसे आपको यंगस्टर्स का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और इसे पसंद करने की वजह क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। कराची का ये रैप डुओ ग्रुप अब एक बार फिर से अपनी पूरी तवानाई के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री पर धावा बोलने के लिए तैयार था। कराची लिंगो जैसे गाने ने उस वक्त बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग इकट्ठी की और फिर यंगस्टर्स खुलकर सामने आ गए। कराची की सड़कों को अपने पैरों से नापने के बाद अगर कोई इसका हाल अपने मुंह से सुना दे तो उससे ज्यादा बेहतर इस शहर को कौन जानेगा। इसी कराची शहर में मारकाट और गैंग्स क्राइम के सामने बड़े होने वाले इस रैप डुओ ने कराची का कोई ऐसा मसला ना छोड़ा जिसे ये अपने गानों में लेकर ना आए हों। और ये शुरुआत होती है साल 2018 से, जब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जबान पर ज़ैनब जैसी मासूम बच्ची का नाम चर्चा में था। उस वक्त किसी और म्यूजिशियन या सिंगर ने इस तरफ बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन यंगस्टर्स ने इस हसास मुद्दे को भी अपने गाने के जरिए बखूबी एड्रेस किया और उनका डियर ज़ैनब ट्रैक उनके दिल के जज्बात को साफ जाहिर करता है, ना कि किसी फेम की भूख को। इसी दौरान अंजुम और यूनुस की कई गैंग और गैंग मेंबर्स के साथ दोस्ती हो जाती है।
दोनों ड्रग एडिक्शन का भी शिकार हो जाते हैं और अंजुम तो शायद अपनी ड्रग एडिक्शन पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। असला, नशा, रातों को बाहर रहना और क्राइम की दुनिया, ये सब वो दोनों अपनी आंखों से रोजाना की बुनियादों पर देख रहे थे, जो जाहिर है उन्हें म्यूजिक से भी दूर करता जा रहा था। साल 2017, सितंबर की खिजा का मौसम, जैसे पत्ते पेड़ों से गिर रहे थे, तलहा अंजुम का दिल भी इस मंजर को देखकर डूबता जा रहा था। उन्हें घर से अब सपोर्ट मिलना बिल्कुल ही खत्म हो गया था और इसी बीच तलहा यूनुस की मदर का भी इंतकाल हुआ था। ये कुछ ऐसी चीजें थी दोस्तों जिन्होंने काफी बार इन्हें ऐसा महसूस करवाया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तलहा अंजुम बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज करने लगे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि यही वो एक ऐसी चीज है जो उनकी कामयाबी में रुकावट बन रही है। आखिरकार हिम्मत बांधकर उन्होंने यूनुस और जोके से इस बात का जिक्र किया और अंजुम की मदर की तरह ही इन दोनों ने भी ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट पर जोर दिया। अंजुम ने दिल पर बोझ रखकर रिहैब के लिए अपना बैग तैयार किया। इस दौरान यंगस्टनर्स की जिंदगी में बीफ और डिस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसे उन्होंने अपने स्ट्रीट लाइफ और कराची की एक निहायत ही रफ तजर्बे की बुनियाद पर जब हैंडल किया तो कामयाबी इनका मुकद्दर बन गई। अंजुम अब रिहैब से वापस आ चुके थे। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत से रैपर्स ने उर्दू रैप के थ्रोन पर राज करने के लिए कई डिस ट्रैक्स रिलीज किए, जिसमें जाहिर है यंगस्टनर्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, क्योंकि यही तो वो लोग थे जो उस वक्त भी रैप म्यूजिक को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखे हुए थे। उन्होंने इन डिस ट्रैक्स का डट कर मुकाबला किया। कराची का कल्चर दुनिया के सामने लाने के लिए 2019 में आया मैं एल्बम, जिसके जरिए कराची की गैंगस्टर लाइफ और इसके एक गैंगस्टर की जिंदगी को बल्ली और मैं गाने के इंतहाई डेयरिंग लिरिक्स के साथ अंजुम ने पेश किया और ये एल्बम तो जैसे छा गया। बात है सही से याद नहीं, मेरा एक दोस्त था बल्ली, यारों का यार, भाइयों का भाई। जहां यंगस्टनर्स के एक के बाद एक हिट ट्रैक्स रिलीज होते गए, वहीं डिस और बीफ ट्रैक्स में भी अब कोई भी इनके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि इनके पास था कलम, कला और शौक। अब इन डिस ट्रैक्स में रिलीज किए जाने वाले यंगस्टनर्स के गानों को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में खूब सुना जाने लगा और उसी वक्त यंगस्टनर्स ने एक नया म्यूजिक प्रोड्यूसर भी इंट्रोड्यूस करवाया, उमैर, जो कि उस वक्त 15 साल का एक यंग लड़का था, मगर उनकी बीट्स की समझ ने उनके पहले ही सॉन्ग असली है को कामयाबियों की बुलंदी तक पहुंचा दिया। असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है। अब यंगस्टनर्स 3 से बढ़कर 4 लोगों का हो गया था, यूनुस, अंजुम, जोखे और उमैर। ये ग्रुप किसी आर्मी की तरह अपने म्यूजिक राइवल्स का डट कर सामना करता है और इनके लिरिक्स और बीट्स के सामने तमाम ही रैपर्स घुटने टेकना शुरू कर देते हैं। 2020 तक यंगस्टनर्स मिलकर अपने तमाम ही म्यूजिक राइवलरी को भारी हैं ट्रैक के साथ क्लीन स्वीप कर देते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंडरग्राउंड रैप की एक इंतहाई मजबूत प्रेजेंस को वाजे करते हैं, बल्कि दुनिया को दिखा देते हैं कि शायद उर्दू रैप में अब हमसे बेहतर कोई और नहीं है। आज यंगस्टनर्स हसल और कंसिस्टेंसी की एक मिसाल बन चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यंगस्टनर्स हमेशा से ही अपने कल्चर और अपनी रूट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। वो कराची से अपनी मोहब्बत को आज भी अपने गानों में जाहिर करते हैं। जिंदगी की सख्त आजमाइशों और कराची की एक रफ जिंदगी का सामना करके यंगस्टनर्स वाकई लिरिकल जीनियस बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी अब रैप और हिप हॉप का कल्चर यंगस्टनर्स की बदौलत आम हो गया है। तलहा अंजुम और तलहा यूनुस की इस अनथक मेहनत ने आखिरकार पाकिस्तानी रैप और हिप हॉप इंडस्ट्री को एक नई पहचान दे दी है, जो किसी भी बॉर्डर की मोहताज नहीं है। यही नहीं बल्कि काफी यंगस्टर्स इनसे इंस्पायर होकर म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं और यही तो एक ऐसी चीज भी है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना हरीफ तस्वुर नहीं करते। यंगस्टर्स को पाकिस्तान से भी ज्यादा आज इंडिया में सुना जाता है। जहां यंगस्टर्स आज पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का फेस बन गए हैं, वहीं उनके ट्रैक्स, कोलैबोरेशंस और उनकी इंस्पिरेशन से काफी नए अंडरग्राउंड रैपर्स के करियर पर भी 4 चांद लग गए हैं, जैसे कि JJ47, शारे, जानी, सैविज और इन जैसे कई आर्टिस्ट इस बात का मुंह बोलता सबूत है। यंगस्टर्स ने पाकिस्तान की जनरेशन को म्यूजिक में एक बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता दिखाया है।
उम्मीद है इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें।